नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे महानायक की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिन्होंने सच में भारतीय इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की। उनकी रणनीतियां, उनका प्रशासन और उनका साहस, ये सब आज भी दुनिया भर में केस स्टडीज का हिस्सा हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और तथ्यों के आधार पर इस महान साम्राज्य निर्माता की विरासत को समझते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस बेहद शक्तिशाली और भावुक लाइन से। गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी गढ़ तो हमने जीत लिया पर हमारा सिंह हमें छोड़कर चला गया। आपको याद होगा, सिंहगढ़ दुर्ग को जीतने के बाद जब वीर सेनापति तानाजी ने वीर गति प्राप्त की थी, तब महाराज ने ये शब्द कहे थे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक लाइन नहीं है, ये हमें उस दौर की वफादारी और स्वराज के लिए चुकाई गई उस भारी कीमत का एहसास कराती है। मतलब ये साम्राज्य सिर्फ तलवारों के दम पर नहीं, बल्कि ऐसे ही असीम बलिदानों की नींव पर खड़ा हुआ था। तो आज के इस विश्लेषण को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, उनका प्रारंभिक जीवन और आदर्श। दूसरा, उनका उदय और रणनीतिक संघर्ष। तीसरा, वो ऐतिहासिक पलायन। चौथा, उनकी सैन्य और प्रशासनिक प्रतिभा। और अंत में उनके अंतिम वर्ष और उनकी विरासत। चलिए सीधे पहले अध्याय पर आते हैं, प्रारंभिक जीवन और आदर्श, यानी एक दृष्टिकोण का निर्माण। 19 फरवरी 1630, शिवनेरी दुर्ग, यहीं जन्म हुआ था बालक शिवा का। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत और हमारे महान वीरों की ऐसी कहानियां सुनाई जिसने उनके दिमाग में एक स्पष्ट विजन डाल दिया था। इसके साथ ही दादा कोंडदेव ने उन्हें युद्ध कला में एकदम निपुण बना दिया, और फिर गुरु समर्थ रामदास जी के आध्यात्मिक मार्गदर्शन ने उन्हें एक सच्चा राष्ट्रप्रेमी योद्धा कर दिया। मतलब सोचिए जरा, बचपन में जो बच्चा खेल खेल में किले जीतने की प्रैक्टिस करता था, वही आगे चलकर हकीकत में एक इतने बड़े साम्राज्य का निर्माता बन गया। अब देखिए, इतिहास को अक्सर हम अलग अलग चश्मे से देखते हैं। हमारे स्रोत ये साफ तौर पर बताते हैं कि भले ही उन्हें अक्सर हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनका प्रशासन कमाल का धर्मनिरपेक्ष था। उनका असली संघर्ष किसी धर्म के खिलाफ था ही नहीं, वो तो औरंगजेब जैसे शासकों की कट्टरता और उनकी जुल्मों के खिलाफ लड़ रहे थे। असल में उनकी सेना में कई बड़े मुस्लिम सेनापति शामिल थे, और उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि चाहे वो किसी भी धर्म का आराधना स्थल हो, उसकी पूरी सुरक्षा होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अध्याय की ओर, उदय और रणनीतिक संघर्ष, यानी सीमाओं का विस्तार। पुरंदर और तोरण जैसे किलों को फतेह करने के साथ ही पूरे दक्षिण भारत में उनकी धूम मच गई थी। लेकिन यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली घटना है, वो है बीजापुर के सेनापति अफजल खान के साथ उनकी मुठभेड़। अफजल खान ने भाईचारे का पूरा झूठा नाटक रचा। वो धोखे से शिवाजी महाराज को गले लगाकर मारना चाहता था, लेकिन महाराज की रणनीतिक समझ इतनी तेज थी ना कि वो पहले से ही अलर्ट थे। उन्होंने अपने हाथ में जो बगनखे छिपा रखे थे, उसी से उस धोखेबाज सेनापति का काम तमाम कर दिया। ये उनकी गजब की प्रेजेंस ऑफ माइंड का एक परफेक्ट उदाहरण है। अब जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए, घटनाक्रम कितनी तेजी से बदल रहे थे। मुगलों की एक बहुत विशाल सेना से घिरने के बाद 1665 में उन्हें पुरंदर की संधि करनी पड़ी, जहां कई किले मुगलों को सौंपने पड़े। फिर 9 मई 1666 को उनका आगरा के दरबार में पहुंचना, वहां से उनका कैद होना, और फिर 13 अगस्त को फरार होना, और फाइनली 1674 में एक स्वतंत्र शासक के तौर पर उनका राज्याभिषेक। ये पूरा सफर किसी रोमांचक थ्रिलर से कम नहीं है। और इसी फरारी के साथ हम आते हैं तीसरे अध्याय पर, ऐतिहासिक पलायन, आगरा से उनकी वापसी। यहाँ एक सवाल हम सबके दिमाग में जरूर आता है, औरंगजेब की उस खतरनाक कैद से शिवाजी महाराज आखिर बच कैसे निकले? जरा इमेजिन कीजिए, आप मुगलों के गढ़ आगरा के जयपुर भवन में कैद हैं और चारों तरफ दुश्मनों का सख्त पहरा है। बिना किसी फौज के वहां से जिंदा और सुरक्षित बाहर निकलना, आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो हुआ ये कि 9 मई 1666 को वो आगरा दरबार पहुंचे, लेकिन जब औरंगजेब ने उनका वो सम्मान नहीं किया जिसके वो हकदार थे, तो महाराज ने भरे दरबार में उसे विश्वासघाती कह दिया। नतीजा, उन्हें जयपुर भवन में कैद कर लिया गया। पर उनकी स्ट्रैटेजी को हराना नामुमकिन था। 13 अगस्त को एक बेहद चालाक योजना के तहत वो फलों की बड़ी बड़ी टोकरियों में छिप गए। पहरेदारों को ऐसा चकमा दिया कि किसी को भनक तक नहीं लगी, और 22 सितंबर तक वो सुरक्षित रायगढ़ वापस पहुंच गए। इससे कहते हैं अद्भुत धैर्य और कूटनीति। अब आते हैं इस कहानी के एक बहुत ही अहम हिस्से पर, हमारे चौथे अध्याय पर,
सैन्य और प्रशासनिक प्रतिभा, जिसने इस साम्राज्य को खड़ा किया। मिलिट्री इनोवेशन की बात करें तो उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था गुरिल्ला युद्ध, या जिसे हम छापामार युद्ध भी कहते हैं। भारत में इस टैक्टिक को शुरू करने का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। इसमें होता क्या है कि सैनिक छिपकर दुश्मन सेना के पीछे से अचानक हमला कर देते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक इस युद्ध नीति का जिक्र उस समय के शिव सूत्र में भी मिलता है। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इसी तकनीक का इस्तेमाल बहुत बाद में वियतनाम युद्ध के दौरान भी किया गया था। ये अपने आप में कितना कमाल का फैक्ट है। सिर्फ युद्ध की तकनीक ही नहीं, उनकी सेना का जो आर्थिक ढांचा था ना, वो भी एकदम सॉलिड था। उनकी घुड़सवार सेना मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटी थी, बारगीर और सिलधार। बारगीर वो सैनिक थे जिन्हें राज्य की तरफ से हथियार और घोड़े दिए जाते थे, और दूसरी तरफ थे सिलधार, जिन्हें अपना पूरा साजो सामान खुद अरेंज करना पड़ता था। ये सिस्टम दिखाता है कि वो कितने प्रैक्टिकल थे। सेना को फ्लेक्सिबल भी रखा और संसाधनों का एकदम सही इस्तेमाल भी किया। और उनका कमांड स्ट्रक्चर वो तो और भी जबरदस्त था। ये कोई रैंडम भीड़ नहीं थी, एकदम स्पष्ट हायरार्की थी। 25 सैनिकों के ऊपर 1 हवलदार, 5 हवलदारों पर 1 जुमलादार, 10 जुमलादारों को मिलाकर 1 हजारी, 5 हजारियों के ऊपर 1 पंज हजारी, और इन सब के टॉप पर सुप्रीम कमांडर, जिसे सरनोबत कहा जाता था। इसी सख्त अनुशासन की वजह से उनकी 30 से 40 हजार घुड़सवारों की सेना बिना किसी कंफ्यूजन के बिजली की तेजी से एक्शन ले पाती थी। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 250। जी हाँ, 250। स्रोत बताते हैं कि उनके सीधे कंट्रोल में 250 किले थे, और ये किले सिर्फ पत्थरों की इमारतें नहीं थीं, ये मराठा सैन्य व्यवस्था की असली बैकबोन थे। इन किलों के रखरखाव और सुरक्षा पर बहुत बड़ी रकम खर्च की जाती थी, क्योंकि यही उनके पूरे साम्राज्य का रक्षा कवच थे। इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ मिलिट्री के दम पर नहीं चलाया जा सकता, इसके लिए एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए था। पूरे स्वराज को 3 मुख्य सूबों में बांट दिया गया था। कोंकण का हिस्सा मोरोपंत पिंगलेजी को सौंपा गया, दक्षिणी कोंकण की जिम्मेदारी अन्नाजी दत्तों के पास थी, और दक्षिणी पूर्वी जिले दत्ताजी पंत के कंट्रोल में थे। गवर्नेंस को और सुचारू बनाने के लिए इन सूबों को परगनों और तालुकों में भी डिवाइड किया गया था। एकदम परफेक्ट माइक्रो मैनेजमेंट। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं हमारे आखिरी अध्याय पर, अंतिम वर्ष और विरासत, एक युग का अंत। दुर्भाग्य से उनके शासन के अंतिम कुछ साल काफी उथल-पुथल भरे रहे हैं। उनके सबसे बड़े बेटे संभाजी, जिन्हें दुनिया का पहला बाल साहित्यकार माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में बुद्धभूषणम जैसे ग्रंथ लिख दिए थे, उनके साथ कुछ पारिवारिक तनाव हो गया था। हालात ऐसे बने कि संभाजी कुछ वक्त के लिए मुगलों से भी जा मिले थे, हालांकि बाद में वो लौट आए। लेकिन इन घरेलू विवादों और दरबारियों की आपसी राजनीति ने महाराज के आखिरी दिनों को काफी ज्यादा कष्टदायक बना दिया था। लगातार साम्राज्य की सुरक्षा की चिंता, ये पारिवारिक तनाव और फिर एक लंबी बीमारी, इन सब ने इस अजेय योद्धा को अंदर से कमजोर कर दिया था। इतिहास के पन्नों में ये वो उदास कर देने वाला दिन है जब 3 अप्रैल 1680 को अपनी राजधानी राजगढ़ के पहाड़ी दुर्ग में श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके बाद इस विशाल साम्राज्य की बागडोर उनके बेटे संभाजी ने संभाली। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में आइए एक बहुत ही जरूरी सवाल पर विचार करते हैं। शिवनेरी दुर्ग में युद्ध का खेल खेलने वाले एक छोटे से बच्चे से लेकर 250 किलो और एक बेजोड़ प्रशासनिक व्यवस्था वाले साम्राज्य के निर्माता बनने तक का ये जो सफर है, क्या इसके सबक आज खत्म हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। उनका वो सख्त कमांड स्ट्रक्चर, संसाधनों का स्मार्ट इस्तेमाल और सबसे बड़ी बात, विपरीत हालात में फलों की टोकरी से बच निकलने वाली वो शानदार कूटनीति, क्या ये सब आज के आधुनिक कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल लीडरशिप में काम नहीं आते? यकीनन आते हैं। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है इस ऐतिहासिक सफर ने आपको भी आज के दौर के लिए कुछ नया सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।